सभी को नमस्कार। मैं गजेंद्र विष्णु एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीयूईटी 2025 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रोसेस प्रारंभ हो चुकी है। जो साथी इस बार 12th क्लास में अध्ययनरत हैं, जो स्टूडेंट्स आगे देश की नामी गिनामी जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर एडमिशन लेकर के अपना भविष्य सुनहरा बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए अंडर ग्रेजुएट यानी 12th के बाद स्नातक स्तर के जो पाठ्यक्रम है उनमें प्रवेश के लिए सीयूईटी 2025 का आयोजन किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स 12th में हैं उन सभी को इस फॉर्म को अवश्य भरना चाहिए और एग्जाम में सम्मिलित होकर के देश के जितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट है, जैसे अपन बात करें DU, JNU, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट, BHU इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आप लोग इसमें एडमिशन ले पाएंगे। तो अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप लोगों को कौन कौन से एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, सारी चीजें विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले साथियों। वीडियो लंबा बनेगा, आप इसको धैर्यपूर्वक पूरा देखिएगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है साथियों, CUET UG 2025 में आप लोग जाकर गूगल में लिखिएगा और ये वाली वेबसाइट कॉमन इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2025, ये जो वेबसाइट आपको दिखेगी इस पे क्लिक करना रहेगा और इस सिलेबस वाली पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस डाउनलोड होगा। लेकिन ये जो सेकंड वाली साइड है इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज खुलेगा इसका। यहाँ से आप लोग इसका नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग इस पे क्लिक करेंगे CUET 2025 रजिस्ट्रेशन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस खुलेगा। हम लोग पहली बार आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ से अपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी जान सकते हैं। पूरा इन्होंने ये दे रखा है, क्या फीस रहेगी, कैसे फॉर्म भरेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करते हुए देखेंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरना है, फिर फीस है और फिर कंफर्मेशन, ये वाला करना रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ फॉर एबो, हम लोग नए हैं इसलिए हम लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जो साथी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और बाद में आवेदन कर रहे हैं तो लॉगिन से क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन होंगे। हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही साथियों आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप लोग यहाँ से बुलेटिन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं पूरा, यहाँ क्या फीस रहेगी वगैरह छोटी मोटी जो इंस्ट्रक्शंस है वो इसमें दे रखी है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। सबसे नीचे बढ़ेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को अलाउ करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं ये खुलेगा साथियों। यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपको, अपना फादर नेम, अपना मदर नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, यहाँ उम्मीदवार नेम वापस आपको कंफर्म करना है, वापस पिता के नाम की पुष्टि करें, दोबारा से फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, यानी एक एक चीज हमको दो बार लिखवाई जा रही ताकि आपकी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ये लिखने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है, फिर वापस ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, वैकल्पिक आपके पास कोई मोबाइल नंबर लिखिए वरना कोई जरूरी नहीं है, ये पूरी एड्रेस का है। इसके बाद आप लोग एड्रेस यदि सेम है आपका प्रेजेंट और परमानेंट तो इसको सिलेक्ट करिए, अलग अलग है तो टाइप कर लीजिएगा। ये करने के बाद साथियों आपके कुंजी का यानी आपको पासवर्ड बनाना रहेगा कम से कम 8 डिजिट का, जो मिक्स में बनाइएगा आप लोग, एक अक्षर छोटा, एक बड़ा, एक स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे यहाँ पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए उसका जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पे कैप्चा डालते हुए सबमिट करेंगे। जैसे हम लोग सबमिट करते हैं तो एक बार अपने को सारी चीजें दिखाई जाएगी, इसे आप लोग क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा, जो जो डाटाज आपने भरे हैं, फिलअप किए हैं, वो डाटा सही है या नहीं है। यदि वो सही है तो आप लोग यहाँ पे नाम, लिंक, पिता का नाम, पता, इन सभी को ओके करेंगे कि ये सारी डिटेल्स मेरी ओके। ये करने के बाद आप लोग इसको एग्री करेंगे और सबमिट यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबमिट सेंड OTP एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल नंबर पे OTP जाकर के आपको वेरीफाई करना रहेगा। यदि इसमें कहीं कोई मिस्टेक दिख रही है तो आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे और OTP आप लोगों को यहाँ पे दर्ज करनी रहेगी साथियों, ये OTP आएगी, इसे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट फुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल नंबर के थ्रू भी मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर भी नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। यदि आप इसको तुरंत ही हाथों हाथ ही आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक करेंगे और आप लोग ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी कारणवश बाहर चले जाते हैं साइड से तो आप लोग ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेल के थ्रू भी मिलेगा, मोबाइल नंबर पे भी मिलेगा, जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी लॉगिन वाली, उस लॉगिन पे करके आपने जो पासवर्ड अभी क्रिएट किए वो पासवर्ड डालते हुए लॉगिन करेंगे, दोबारा यहाँ पहुंचेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे करेंगे तो यहाँ से साथियों आप लोगों को 10 तरह के प्रोसेस टोटली रहेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले रजिस्टर पर्सनल
डिटेल्स, पर्सनल डिटेल पे आप लोग क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, राष्ट्रीयता, यहाँ पे आपको इंडिया के हैं या आउट ऑफ इंडिया के वो आप सेलेक्ट करिएगा, आपका स्टेट कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। सामाजिक श्रेणी, सोशल कैटेगरी डिटेल, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं यानी आरक्षित वर्ग से हैं तो आप लोगों को उस कैटेगरी का चयन करना रहेगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल करेंगे तो कोई आगे जाकर के डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। जैसे मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूं, कैटेगरी जैसे मैं ओबीसी करूं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या जनरल, यदि मैं जनरल सेलेक्ट करता हूं तो कोई सर्टिफिकेट नंबर वगैरह नहीं मांगा जाएगा। लेकिन यदि आप आरक्षित वर्ग से आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को वर्तमान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमानुसार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नियमावली है उसके अनुरूप आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ना होगा। कई कहीं पर अदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरीकों से बनाते हैं, तो स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो इसके लिए वैलिड नहीं होने वाला है, क्योंकि ये नेशनल लेवल की एग्जाम है, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा लेना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी हो। एससी एसटी जो कैटेगरी का प्रमाण पत्र है वो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपका पुराना है तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है साथियों, जो भी साथी हैं प्रमाण पत्र समय रहते बनवा लीजिएगा। अब आगे जैसे देखिए मैंने इसको किया तो क्या आया मेरे, देखिए मैं आपको दिखाने हूं। जैसे सर्टिफिकेट किया, क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य एवं सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है? यदि आपके पास है बना हुआ तो आप लोग यस करेंगे, नहीं है तो नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। यदि आपके पास नहीं है तो आपको अप्लाई करना कंपलसरी है। दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, या तो हैं, नहीं है तो मैंने अप्लाई कर दिया, ये दो कंडीशन ही बनेगी, तीसरी कंडीशन इसमें अलाउ नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही मैं यस करता हूं, यस करते ही श्रेणी प्रमाण पत्र की आईडी संख्या, कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जारी होने की डेट डालनी है और जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम यानी उस ऑफिसर का नाम डालना है, किस ऑफिस से जारी हुआ है। ये 3 चीजें आप लोगों को भरनी रहेगी। यदि आप यहाँ नो करते हैं तो क्या होगा, देखिए मैं नो करता हूं तो प्रमाण पत्र की रसीद संख्या जो मैंने आवेदन किया उसकी रिसिप्ट नंबर डालनी रहेगी, उस आवेदन की मैंने जो आवेदन किया है कास्ट सर्टिफिकेट वो किस डेट को किया है और उसको जारी कौन करेगा, किस अधिकारी के पास आपका आवेदन पेंडिंग है उसका नाम डालना रहेगा। यानी कास्ट सर्टिफिकेट कुल मिला के होना कंपलसरी है। ठीक है साथियों, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुरूप, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप यदि दिव्यांग है तो यस करिए, वरना नो रहने दीजिए, इसमें नो करना रहेगा आप लोगों को, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद ये यदि आप डिसेबल हैं, निवास की जगह आप कहाँ रहते हैं, रूरल है, अर्बन है, आपकी परिवार की वार्षिक आय क्या है, आप अल्पसंख्यक है या नहीं है, रक्षाकर्मी भूतपूर्व सैनिक है या नहीं है, एनसीसी कोटे से आप है या नहीं है, खेल कोटा आपके पास है या नहीं है, इनमें यस नो में जवाब देना है। उसके बाद आप कैप्चा डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद अगले में आप लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। पर्सनल डिटेल हो गई आपकी, रजिस्टर आइडेंटिफिकेशन 3 नंबर पे चल रहे हैं अपन, पहचान के रूप में हम लोगों को इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को चूज करना रहेगा। आधार कार्ड, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप लोग मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो साथी यहाँ आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डालेंगे, आधार के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिजी लॉकर से यदि आप ओटीपी के थ्रू प्रमाणित करते हैं तब ओके है। यदि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को लास्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा। और यदि आप आधार कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं, ये आगे प्रमाणीकरण मांग लेगा। देखिए जैसे मैं आधार कार्ड करता हूं तो आवेदक संख्या, एप्लीकेशन नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आवेदक का नाम जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय नाम दर्ज किया है वो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा और आपका आवेदन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आधार को इसको वेरीफाई करूंगा और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको टिक करता हूँ, देखिए क्या आएगा। मैंने यहाँ टिक किया और मुझे से आधार नंबर मांग लिए गए और आधार संख्या की पुष्टि, यानी दोबारा मेरे को आधार नंबर चाहा गया है और मैं यहाँ कैप्चा डालकर इसको सबमिट करूंगा। जैसे सबमिट करूंगा ये हो जाएगा कंप्लीटली। यदि आपकी ये जो नाम है रजिस्ट्रेशन के समय आपका नाम और आधार कार्ड के अनुरूप सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं हुआ, अलग अलग हुआ, कोई डिफरेंस हुआ, एक अक्षर का भी, स्पेस का भी छोटा, तो आप लोगों को ये वेरीफाई नहीं होगा। अन्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए आधार की जगह आप अन्य डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यदि आपका आधार आपकी 10th की मार्कशीट के अनुरूप है तो आप लोग आधार सेलेक्ट करिए और इसको एग्री करिए और आगे बढ़िएगा। जैसे कैप्चा डालेंगे ये ओके हो जाएगा, ले लेगा यदि सही डिटेल्स हैं तो।
अगला भाग साथियों क्या आ रहा है अपने सामने, क्या आपके पास अपार आईडी हैं? यदि आपने अपार आईडी जिसे एबीसी आईडी पहले कहते थे, जिन साथियों ने एबीसी आईडी पहले से बना रखी है, आप स्टडी करते थे तो एबीसी आईडी आपके पास हो सकती है। आप यदि अभी गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से अभी पढ़ रहे हैं तो यूडाइस के माध्यम से भी आपकी अपार आईडी बनाई जा रही है। यदि आपके पास अपार आईडी है, नहीं है तो अपार आईडी आप लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, आराम से हो जाएगी। आप लोग देखिएगा, यदि यस करते हैं तो आपसे अपार आईडी चाहिए जाएगी। यदि यस करते ही आपकी क्या होगा, कैंडिडेट का नाम, लिंग और डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी साथियों आवेदन फॉर्म की डिटेल के अनुसार। आपकी अपार आईडी यहाँ पे डालेंगे, अपार आईडी को कंफर्म करेंगे। जैसे अपार आईडी और ये चीजें ये जो डिटेल्स आ रही है, आपका नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें आपकी अपार आईडी के अनुरूप होगी तभी अपार आईडी लेगा। नहीं तो आपकी अपार आईडी के अंदर कुछ डिफरेंस है तो ये फेच नहीं करेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। यदि आपके पास अपार आईडी का डाटा और आपके आवेदन फॉर्म का डाटा सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप लोग इसको करिए, वरना नो कर दीजिएगा। कैप्चा डालते हुए सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला भाग रहेगा साथियों अप्लाई एग्जाम सेलेक्ट टेस्ट। हम लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। इस सीयूईटी आवेदन फॉर्म में सबसे बड़ा ध्यान रखने की चीज अब है, यानी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट सही तरीके से करना अनिवार्य है। यदि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही तरीके से सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप लोग इसके लिए आगे जाकर के जब यूनिवर्सिटीज द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा प्रवेश के लिए, काउंसलिंग के लिए, उस समय आप लोगों को दिक्कत फेस हो सकती है। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही तरीके से करिए। सबसे पहले हम लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। पहले क्या है, लैंग्वेज है। 1 से लेकर के टोटली कितनी लैंग्वेज साथियों, 13 लैंग्वेज, 13। 1 से लेकर के 13 तक लैंग्वेजेस हैं। देखिए, एक नंबर पे इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशाई, और उसके बाद पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, यानी 113 तक, 101 से लेकर के 113 तक लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेज को सेलेक्ट करते समय हम लोगों को यह ध्यान रखना रहता है साथियों, इसके अंदर यदि आप DU, JNU या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अनेक इंस्टीट्यूट ऐसी है जिसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का होना कंपलसरी है किसी पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, और कई इंस्टीट्यूट ऐसी हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। यानी आप हिंदी मीडियम से हैं या हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसी है जो केवल जनरल टेस्ट जो सबसे लास्ट रहता है उसके आधार पर भी एडमिशन देती है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसी हैं, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग नियम रहता है। इसलिए आप लोगों को उस इंस्टीट्यूट की नियमावली जो पिछले साल उन्होंने कैसे किया था, इस बार वो कौन से कोर्स में कौन सी योग्यता रखेंगे। लेकिन सबसे मेन आपको ध्यान ये रखना है, 12th क्लास के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उन सब्जेक्ट को अवश्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप इसमें अधिकतम 5 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपको लैंग्वेज सूटेबल लगे वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। अधिकतर बच्चों को मैं एडवाइस करूंगा, आप लोग अगर आप इंग्लिश में अच्छी तरह से कर पाते हैं, इंग्लिश को अच्छी तरह से जानते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप इंग्लिश को अच्छी तरह से जानते हैं तो JNU के अंदर या कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके अंदर आप लोगों को लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज का होना जरूरी रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज है तो ही आप उस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग इंग्लिश को सेलेक्ट अवश्य करिएगा प्राथमिकता के तौर पर, यदि आप उसको अच्छी तरह से कर पा रहे हो तो। नहीं तो आप लोग हिंदी, असम, मंगल, जो भी आपको लैंग्वेज ठीक लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद अगला पार्ट आता है साथियों डोमेन सब्जेक्ट का, जिसके तहत 23 सब्जेक्ट दिए गए हैं टोटली। आप लोग डोमेन सब्जेक्ट में भी वो ध्यान रखना है। कई सारी इंस्टीट्यूट ऐसी रहेगी जो कि 12th के आपके जो तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट यदि आपने इसमें क्रैक किए हैं तीनों सब्जेक्ट को द्वारा, यानी वो तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आपने CUET का एग्जाम दिया है तो आप लोग इसके लिए आगे एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन कुछ एक इंस्टीट्यूट जैसे आप BA ऑनर्स इन हिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो आप लोग केवल हिस्ट्री को सेलेक्ट करते हुए भी आगे एग्जाम दे सकते हैं, एडमिशन मिल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये रखना रहेगा कि मैं जिस फील्ड में आगे जाना चाह रहा हूं या चाह रही हूं उस फील्ड के संबंधित आप लोगों को सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप लोग अभी CUET तो आर्ट्स में दे रहे हैं और एडमिशन है वो किससे लेना चाह रहे हैं, साइंस से, तो भी मिल जाएगा। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, अभी साइंस से जो आपके 12th के अंदर साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी या जियोग्राफी जो भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट से आपने CUET दे दिया और बाद में आप लोग आगे जाकर किसी अन्य आर्ट्स के फैकल्टी में जाना चाहें तो भी जा सकेंगे, आगे कोई इश्यू नहीं रहेगा, सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। यानी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि मेरी मजबूत पकड़ किस में है, मैं आगे किस सब्जेक्ट के अंदर इस स्टडी करना चाह रहा हूं, मैंने पीछे किस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा
पढ़ा है, किस सब्जेक्ट को मैं अच्छी तरह से समझते हुए आगे इस एग्जाम में सम्मिलित हो सकता हूं, उन सब्जेक्ट को अवश्य सेलेक्ट करिएगा। लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हैं वो, और एक आपको जनरल टेस्ट, ये पांचों सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए यदि आप अच्छी और बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। आप चाहें कि मुझे एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज मिले जिसमें मैं एडमिशन ले सकूं, तो आप लोगों के लिए एक तो लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा, उसके अलावा 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट, यानी अधिकतम अपन 5 ही सेलेक्ट कर पाएंगे, तो 5 सब्जेक्ट के 5 डोमेन के साथ आप लोग इसको सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे लास्ट में रहेगा साथियों आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT, इसे अवश्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारी इंस्टीट्यूट है वो केवल और केवल इसी के नंबरों के आधार पे आप लोगों को एडमिशन देती है। वो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम, आप किस सब्जेक्ट, किस मीडियम के अंदर एग्जाम देना चाहेंगे, वो मीडियम आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा, हिंदी या इंग्लिश, जो भी मीडियम आप सेलेक्ट रखना चाहें। जैसे देखिए, अब देखिए आपको मीडियम के रूप में इतने सारे मीडियम्स हैं। उसके बाद परीक्षा का राज्य शहर, आपका जो होम स्टेट है उसी स्टेट में आप लोगों को इसमें साथियों सेंटर मिलेगा। कुछ साथी हैं वो राजस्थान से और दिल्ली में से परीक्षा देना चाहें, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जिस भी स्टेट से डोमिसाइल हैं उसी में आप लोगों को सेंटर मिलेगा। देखिए जैसे मैं राजस्थान से हूं तो केवल स्टेट में एक ही आ रहा है राजस्थान, है ना, अदर स्टेट से नहीं आ रहे। तो एग्जाम सिटीज राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे इतने सारे 8-10 सेंटर हैं, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपका नजदीकी हो, वहां आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को साथियों 1, 2 और 3, 4 टोटली 4 परीक्षा सेंटर्स के लिए आप लोगों को सेलेक्ट करने रहेंगे। उसके बाद आपके अभिभावक का व्यवसाय, आपके पिताजी क्या करते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, माताजी क्या करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, ये चारों जवाब दीजिए, कैप्चा भरिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे सेव, अब के बार आपको शैक्षणिक विवरण भरना है, इसके अंदर 10th की डिटेल्स आपको भरनी है, उसके बाद 12th की डिटेल्स भरनी रहेगी। 10th के अंदर देखिए आप लोगों को आपने कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया, सम्मिलित हुए, आप स्थिति यानी पास हो गए या एपियर हैं, परीक्षा योग्यता की परीक्षा किस लेवल की थी, स्कूल का स्थान रूरल था या अर्बन था, कॉलेज का प्रकार, यहाँ पे आप लोग देखेंगे साथियों। यहाँ आप लोगों को एक ही ध्यान रखना है, वो क्या, वो ये रहेगा, स्कूल कॉलेज का प्रकार, आपकी स्कूल या कॉलेज जिससे आपने 10th या 12th की है या कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। एक तो केंद्रीय विद्यालय हो सकता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट। गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट का मतलब ये हुआ, कुछ कॉलेज स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट द्वारा, उसका संचालन तो निजी स्तर से होता है लेकिन उसको गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग दी जाती है, उसको फंड मिलता है, वो होती है एडेड गवर्नमेंट, यानी 50-50, आधी सरकारी आधी प्राइवेट, वो होती है गवर्नमेंट एडेड। और प्राइवेट अनएडेड, यानी गवर्नमेंट से सहायता जिसको नहीं मिलती, केवल और केवल बच्चों की फीस पे प्राइवेट जो अपने यहाँ पे स्कूलें होती है वो गवर्नमेंट प्राइवेट अनएडेड, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल करना है, एकलव्य मॉडल, ODL, यानी जिस भी माध्यम से आपने किया है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे कौन से स्टेट में परीक्षा का राज्य क्या था, उस बोर्ड का नाम क्या है, ये वगैरह वगैरह सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद इस प्रकार से आप लोग कौन से पिन कोड हैं, आपके रोल नंबर क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या रहा, कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज, ये सारी डिटेल भरते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो बच्चे 12th इस बार कर रहे हैं उनको यहाँ पास्ट की जगह एपियर करना रहेगा। अब ये तो 10th की बात थी, 12th में क्या होगा, यहाँ पे पास्ट की जगह एपियरिंग करेंगे। एपियरिंग करते ही आपको पूछ लेगा कौन से स्टेट से कर रहे हैं, क्या आपके रोल नंबर हैं, आपकी यही वापस कौन किस तरह का स्कूल का प्रकार क्या है, वगैरह वगैरह, वो डिटेल्स डालनी रहेगी। आपको मार्क्स नहीं डालने रहेंगे 12th के, क्योंकि 12th का अभी आप एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद रहेगा अतिरिक्त जानकारी, आप जुड़वा है या नहीं है, ये कैप्चा डालते हुए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते ही साथियों आप लोगों को यहाँ पे इमरजेंसी आपातकाल माता पिता अभिभावक के नंबर डालने रहेंगे, या मोबाइल नंबर डालेंगे या ईमेल डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और गेट OTP। यहाँ जो भी आप मोबाइल नंबर और मेल ID डालेंगे वो मोबाइल नंबर और मेल ID आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय शुरुआत में डाली उससे भिन्न होने चाहिए। वो डालते हुए आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे OTP आएगी, वो OTP डालते ही मेल और मोबाइल दोनों पे अलग अलग OTP आएगी, वो OTP डालना है। वो OTP डाल के आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही साथियों आपको फोटो और सिग्नेचर, 2 चीजें अपलोड करनी रहेगी। यहाँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में कई लोगों को डिफिकल्टी फील होगी, उसका मैं समाधान बताऊंगा। आप लोगों का फोटो है वो साथियों 10 से लेकर के 200 KB के मध्य होना चाहिए, साइन है वो 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स आपने यदि आधार कार्ड के अलावा आपका डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट किया तो वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना रहेगा। फोटो के अंदर अपन बात करें तो फोटो और सिग्नेचर आप जब बना लें इस साइज से, आपकी साइज ये होनी चाहिए। तो फोटो नाम
यानी फोटो को आपको रीनेम करना रहेगा। जो यहाँ पर आपका नाम का जो पहले 2 अक्षर है वो 2 अक्षर रहेंगे, ये स्लेस रहेगा, उसके बाद फोटो लिखा रहेगा। सिग्नेचर में आपके नाम के फर्स्ट 2 अक्षर रहेंगे, स्लेस रहेगा और सिग्नेचर लिखा हुआ रहेगा। यानी आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करके आपका जो फोटो जहां पे जिस फोल्डर में है उसे रीनेम करेंगे। रीनेम कैसे करेंगे? ऐसे इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दीजिएगा, इसके अनुसार आपका नाम हो जाएगा, या इसको देख करके वैसा का वैसा उस फोटो को या सिग्नेचर को रीनेम करिए। रीनेम करके आप चूज फोटो पे क्लिक करेंगे। चूज फोटो पे क्लिक करेंगे, देखिए ये मैंने नाम कर दिया, जैसे क्या लिखा आ रहा है SU/फोटो, तो मैंने SU/फोटो ये नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद ओपन करता हूं। ओपन करते ही मेरा फोटो यहाँ पे पूरा दिखेगा। इसकी पिक्सल क्या है, अगर मैं इसको छोटा बड़ा ऊपर नीचे प्लस माइनस करना चाहूं तो कर सकता हूं। यदि अपलोड ओरिजिनल सबसे अच्छा आपको जरिया रहेगा, अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे। अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करते हुए आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करते ही आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड सक्सेसफुली इस प्रकार से सेलेक्ट करते हुए करेंगे। कैप्चा डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करेंगे तो एक बार पूरी तरह से आप लोग इस फॉर्म को अच्छी तरह से जांचिएगा, देखिएगा, परखिएगा, कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं हो, तब आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए इन सभी चीजों को एक बार टिक करेंगे, हाँ ये मेरा ये सही सब कुछ सही। फिर इसके बाद एग्री और फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन। फाइनल सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे, यस मांगेगा, यस कर दीजिएगा। अब यस करने के बाद आपको पता लगेगा यार मेरा फॉर्म तो अभी भी मिस्टेक है, तो आप लोग फीस भरने से पहले भी एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिस भी भाग में आप एडिट करना चाहें उस पर क्लिक करते हुए आप लोग एडिट करेंगे। यदि आपका सही है, सब ओके है, हम लोगों को फीस पे करनी है। फीस पे करने से पहले आप लोगों को ईमेल आईडी को वेरीफाई करना रहेगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय ईमेल आईडी दर्ज की है, आप एक बार इमरजेंसी वाले के अंदर ईमेल और मोबाइल तो वेरीफाई कर चुके हैं, लेकिन ये ईमेल आईडी वो है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाली थी, वो वाली। यहां जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यदि ये ईमेल आईडी आपको लगता है यार मेरी गलत है, ये इस पे तो ओटीपी आ नहीं रही है, तो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई इश्यू नहीं है। आपको लगता है मेरी ईमेल आईडी सही है तो यहाँ कैप्चा भरिए, गेट ओटीपी पे क्लिक करिए। जैसे गेट ओटीपी क्लिक करेंगे यहाँ ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको दर्ज करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओटीपी नहीं मिलता है आप लोग रीसेंड कर सकते हैं, वापस बैक जाकर के ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे वेरीफाई हो जाएगा। अब फीस पे यहाँ पे साथियों अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार आपकी फीस है वो अलग अलग हो सकती है। आप लोग फी पे क्लिक करते हैं तो आप लोग कौन से माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो भी माध्यम है इसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करते हुए आप लोगों को साथियों पेमेंट पे करना है। पेमेंट पे करने की प्राइवेसी होती है इसलिए हम लोग आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। आप जैसे ही पेमेंट पे कर देंगे, पेमेंट पे होने के बाद आप लोग कंफर्मेशन जो आपका लेटर रहेगा वो फॉर्म कंफर्म उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसे प्रिंट करके रख लीजिएगा। तो आपको फॉर्म प्रिंट होने के बाद डाउट लगे कि मेरा यहाँ करेक्शनेबल है, जरूरी है, मेरे से भूल हो गई है, तो इनका जब आवेदन फॉर्म की लास्ट तिथि होती है उसके 2 दिन बाद 2 दिन का समय दिया जाता है करेक्शन का, आप लोग वहां से करेक्शन कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप बिना स्किप किए वीडियो को देखें तो आपके फॉर्म भरने में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है आप लोग हमें कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।